मतालबी प्यारचा 136 जेन्स अराइवल इन द वेस्ट सिटी। करीब आधे घंटे बाद जैन वापस से वेस्ट सिटी की जमीन पर थी। फ्लाइट के टेक ओवर करते ही जैन ने अपना लगेज लिया और जल्दीबाजी में एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। जैसे वह एयरपोर्ट से बाहर निकली, पीटर उसका वेट कर रहा था। दरअसल उसके यहाँ आने खबर सिर्फ पीटर को थी। उसने जैसे ही जैन के आने की खबर सुनी, वह थोड़ा हैरान रह गया और उसके मना करने के बावजूद भी उसे पिकअप करने एयरपोर्ट पहुंच गया। हेलो, कैसे हैं आप अंकल पीटर? जैन ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। आई एम गुड, तुम कैसी हो और कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? सब ठीक था ना? दरअसल तुम्हारा यूँ सडनली आना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसीलिए थोड़ा हैरान था। जैन के सवाल पर पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जैन के वापस लौटने की वजह कई सारी थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ फ्रेडरिक और पीटर के बारे में सोचकर आई थी। वैसे भी उसे एक ना एक दिन तो लौटकर आना ही था। सिर्फ फर्क इतना था कि इस बार अचानक लौटना उसके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। फॉर मी टू अंकल पीटर। सो अभी कंपनी की क्या सिचुएशन है? क्या अभी तक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने कोई टेक लिया है? आई मीन उन्होंने सोचा है कि क्या करना है? जैन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। उसके सवाल पर पीटर नहीं उसे सारी चीजें बतानी शुरू कर दी। पीटर को सारी सिचुएशन एनालाइज कर एक्सप्लेन करते देख खामोशी से विंडो के बाहर देखती हुई पीटर की बातें सुनने लगी। पीटर की बातों में जैन ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उल्टा उनकी एक्सप्लेनेशन खत्म हुई तो वह खुद ही चुप हो गए। उन्हें चुप देख जैन ने कोई सवाल नहीं किया, उल्टा खिड़की के बाहर देखती हुई वह अपनी ही धुन में खो गई। सालों बाद खुद को वापस अपने शहर, अपनी दुनिया, अपने लोगों के बीच देख जैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जैन जब तक कंपनी पहुंची तो लंच का टाइम हो रखा था। सारा स्टाफ लंच के कंपनी के साथ में ही बने कैंटीन में जा रहा था। कंपनी के बाहर भीड़ देख जैन चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए पीटर को वहीं पर रोकने को कहकर गाड़ी से बाहर उतर गई। जैन को बिल्डिंग के सामने उतार पीटर गाड़ी पार्क करने पार्किंग एरिया की तरफ चला गया, मगर उसने जाने से पहले पीटर को जैन के आने की खबर दे दी। ब्लैक लेदर जीन्स के साथ ब्लैक ओवरकोट और हाई बूट्स पहने जैन जैसे ही बाहर उतरी, बाहर खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। हालांकि उनके देखने का मतलब कुछ गलत नहीं था, वो सब लोग उसे बस और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और शायद उसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से देख रहे थे। वाकई अपने ऑल ब्लैक कॉम्बो में जैन कहर ढा रही थी। भीड़ को अपने आप को घूरता देख जैन उन्हें इग्नोर कर सीधे अंदर चले गई। वो अंदर इंटर हुई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक दिया। मिस, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, क्या आपकी स्फो के साथ कोई मीटिंग है? रिसेप्शनिस्ट ने जैन को रोकते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट के अचानक रोकने पर जैन ने कुछ नहीं कहा। उसे अपना काम करते देख जैन अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और उस रिसेप्शनिस्ट के सामने रख दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड उठाया तो उस पर सीईओ का नाम देखकर वह शॉक रह गई। हालांकि उसे बताया गया था कि उनकी कंपनी की सीईओ एक यंग लड़की है, पर इतनी यंग होगी उसने खुद भी एक्सपेक्ट नमस्ते नहीं किया था। सीईओ को खुद अपने सामने देख उस रिसेप्शनिस्ट की बोलती बंद हो गई। आई एम सो सॉरी मिस जैन, आई एम न्यू हियर सो आई डिडंट नो कि आप है। एक्चुअली वी डोंट नो कि आपने आने वाली है। जैन को सामने देख उसे बुरी तरह घबराते हुए एक्सप्लेन किया। उसकी ये हड़बड़ाहट देख जैन को खुद का पहला दिन याद आ गया। इट्स ओके, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इट्स योर ड्यूटी टू चेक एवरीवन। तुम्हें पता होना चाहिए कौन आ रहा है, क्यों जा रही। इनफैक्ट यू डिड गुड जॉब, कैन आई गो नाउ? उसकी नर्वसनेस देख जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन का जवाब सुन वह भी मुस्करा उठी। वह इन दिस वे कहते हुए जैन को एलिवेटर की तरफ लेकर चली गई। उसे अपने पीछे आते देख जैन ने हल्की सी स्माइल देते हुए जाने को कह दिया। खुद एलिवेटर का बटन प्रेस कर उसके अंदर दाखिल हो गई। जैन सबसे आखिर और CFO वाले फ्लो में पहुंची तो पीटर वहीं मौजूद था। कांच से बने दरवाजे से उसे काम करता देख दरवाजे पर नॉक करती हुई अंदर एंटर हो गई। अंकल फ्रेडरिक, मैं आ सकती हूँ? जैन ने अंदर आते हुए कहा तो उसकी आवाज ने पीटर को हैरान कर दिया। जैन को वहां देख फ्रेडरिक हैरान रह गया। ओह माय गॉड जैन, इज दैट यू? ओह माय गॉड, फाइनली तुम आ ही गई।
पर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? दरअसल पीटर ने बताया कि तुमसे उसकी बात हुई, पर ये नहीं बताया कि तुम आने वाली हो, फ्रेडरिक ने जैन को हग करते हुए कहा। ये ओल्ड मैन पीटर भी ना अब मुझसे बातें छुपाने लगा है, आने दो इसे तो बताता हूँ। फ्रेडरिक आवाज में हल्की सी नाराजगी आते हुए बोला। हालांकि जैन को वहां देख फ्रेडरिक वाकई में खुश था। फ्रेडरिक ने जैसे ही ये कहा, दरवाजे से पीटर की आवाज आ गई। आर यू सीरियस फ्रेडरिक? तुमने कहा कि मैं ओल्ड मैन हूँ, फिर तुम क्या हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा ओल्ड हो, पीटर तुरंत जवाब देते हुए कहा। अंकल फ्रेडरिक, अंकल पीटर, आप दोनों आज भी नहीं बदले, मगर आपको यूं देख अच्छा लगा। अगर डैड होते तो शायद वो भी आप दोनों की तरफ खुश होते, जैन ने अचानक जॉर्ज को याद करते हुए कहा। जैन और जॉन का रिश्ता इतना ठीक नहीं था, मगर 5 साल की उम्र तक और अपने आखिरी वक्त में जॉन ने उसे बहुत प्यार दिया था। बचपन की तो उसे उतनी यादें अब नहीं था, मगर जॉन के गुजरने ने पहले की कुछ यादें थी जो अब भी जैन के जहन में ताज़ा थी। जैन को अपसेट देख फ्रेडरिक ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। फ्रेडरिक के लिए जैन उसकी बेटी की तरह थी, अपने कोई बच्चे ना होने की वजह से जैन के लिए उसका प्यार एक बच्चे जैसा ही था। जॉन के जाने के बाद उसने एक परिवार की तरह उसका पूरा साथ दिया था। जैन ने जब जाने का फैसला किया तो सबसे पहले उसने फ्रेडरिक से ही डिस्कस किया था और फ्रेडरिक ने भी उसके हर फैसले में उसका साथ दिया था। यहाँ तक कि पिछले 3 सालों में उसने कंपनी को पूरी तरह संभाला था। जैन, डोंट बी अपसेट, तुम्हें ऐसे देखकर जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेडरिक ने समझाते हुए कहा तो जैन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर और इधर उधर की बातें करने के बाद जैन अपने पहले ही फ्रेडरिक और पीटर के साथ आगे की प्लान डिस्कस करने लग गई है। हालांकि नीचे कंपनी में एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। जैन के आने की खबर आग की तरह पूरी कंपनी में फैल चुकी थी। सारा स्टाफ सिर्फ जैन के बारे में ही डिस्कस कर था। यहाँ तक कि कंपनी के बाहर गाड़ी से उतरते हुए जैन की फोटोज भी उसने व्हाट्सएप में वायरल होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते जैन के लौट आने की खबर ऑफिस हर जगह फैल गई। इंस्टाग्राम और ट्विटर भी किसी ने जैन की फोटो पोस्ट कर दी। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जैन की कंपनी में कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से सारी मीडिया की नज़र फिलहाल उनकी कंपनी पर ही थी। जैसे ही उन्हें पता चला कंपनी की नई सीईओ आई है, वो लोग भी वहां पहुंच गए। इससे बेखबर जैन आगे की प्लान डिस्कस करने में बिजी थी। उसे तो पता ही नहीं था कि कितना बड़ा तूफान उसका वेट कर रहा है। 137 जैक्सन्स प्लेन क्रैश। जैक्सन और मार्टिन अपने चिल मूड थे, अभी भी पहुंचने में कुछ घंटे बाकी थे, इसीलिए दोनों रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। जबकि वेस्ट सिटी में उनकी वजह से कुछ लोगों के होश उड़े हुए थे। माथा अपने भाइयों के साथ घर पर बैठी हुई थी। सबके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके चेहरों पर 12 बजे हुए थे। क्लार्क कहाँ है? वह अब तक आया क्यों नहीं? यहाँ ऐसी सिचुएशन है, ऐसे में क्लिस्टन गायब है, चल क्या रहा है यहाँ? अपने भाई को गायब देख बोली। आई डोंट नो, मैंने उसे कॉल किया तो उसने कहा कि वो किसी जरूरी काम में व्यस्त है। मैं नहीं जानता वह क्या करने वाला है। मुझे तो बस इतनी चिंता है कि तुम्हारा सौतेला बेटा हमारी कंपनी के साथ क्या करने वाला है। उसने पहले हो हमारा आधा बिजनेस बंद कर दिया है, और यही हाल रहा तो ये रहा सहा बिजनेस भी बंद हो जाएगा और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। माथा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि जैक्सन के साथ मत उलझो, वह अपने दादा की तरह बहुत शातिर है, वह अपने बाप की तरह नहीं है कि तुम्हारे जाल में फंस जाता। क्लार्क अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन माथा पर निकालते हुए बोला। क्लार्क, हाउ कैन से दैट? उसने मेरे बेटे माइकल को जेल भेजा हुआ है, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरे बेटा वहाँ जेल में है और मैं उसे आराम से रहने दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्लिस्टन को कहूंगी, पर मैं जैक्सन को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। उसने जो हमारे साथ किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी। क्लार्क की बात पर माथा गुस्से से बोली। मेरा वो मतलब नहीं है माथा, पर मैं इस बदले के लिए और अपने बिजनेस को बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जैक्सन के शानदार ऑफर को मना कर दिया है, ये जानते हुए भी कि अगर जैक्सन ने अपना जोर लगाया तो हमारे पास जो बचा है वो भी नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारा साथ दिया पर और नहीं। माथा को गुस्से में देख क्लार्क ने समझाना चाहा, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे पर से क्लिस्टन की आवाज आ गई।
डोंट वरी ब्रदर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि अब जैक्सन कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्लिस्टन कहता हुआ डेविल सी हंसी हंसने लगा। क्लिस्टन के जवाब ने माथा और क्लार्क के चेहरे पर सवाल ला दिए। क्लिस्टन को ऐसे हंसते देख उसने तुरंत सवाल किया, कहना क्या चाहते हो क्लिस्टन, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? माथा के सवाल पर क्लिस्टन ने कुछ नहीं कहा, वह बस बाद वेट एंड वॉच कहकर वहां से निकल गया। तारांकन करीब 2-3 घंटे तक नेक्स्ट प्लान पर काम करने के बाद जैन के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई। वह अपना काम खत्म कर जल्दी से ऑथर से मिलने के जाने का सोच ही रही थी। फ्रेडरिक के केबिन पर उसके असिस्टेंट ने नॉक कर दिया। नॉक सुनकर फ्रेडरिक ने अपने असिस्टेंट को अंदर आने को कह दिया। मिस्टर फ्रेडरिक, एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई। क्या मतलब है इस बात का? मैंने तुमसे कहा था हम प्लेजरिज्म को लेकर शाम तक अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, फिर क्या नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है? उद्धरण चिन्ह। सर, ये मुसीबत प्लेजरिज्म को लेकर नहीं है, दरअसल ये मुसीबत सीईओ को लेकर हुई है, ने झिझकते हुए कहा। जैन ने जैसे ही अपना नाम सुना वह हैरान रह गई। उसे आए हुए तो अभी कुछ ही घंटे हुए थे, यहाँ तक कि वह तो अभी बाहर भी नहीं निकली थी। इतनी जल्दी बिना वजह उसकी वजह से क्या मुसीबत खड़ी हो गई, ये सोचकर ही वह हैरान रह गई, यहाँ तक कि उसके साथ साथ पीटर और फ्रेडरिक भी। पूरी बात बताओ केविन, उसे आधी अधूरी बात बोलते देख पीटर ने कहा। मिस्टर पीटर, सीईओ जैन, आई मीन मिस जैन की फोटोज ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह वायरल हो रही है। दरअसल ये इतनी बुरी बात तो नहीं है, मोस्टली लोग मेम की तारीफ कर रहे हैं, पर इसकी वजह से कंपनी के बाहर पेपरात्सी और न्यूज रिपोर्टर आकर खड़े हो गए हैं। वो लोग प्लेजरिज्म को लेकर हुए इंसिडेंट को लेकर सीईओ की राय लेना चाहते हैं। केविन ने जैन की ओर देख एक्सप्लेन करते हुए कहा। व्हाट एफ के व्हाट्स गोइंग ऑन हियर अंकल फ्रेडरिक, मुझे आए तो अभी 5-6 घंटे भी नहीं हुए, फिर पेपरात्सी को पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? यहाँ तक कि मेरे आने की खबर तक किसी को नहीं थी, फिर ये तमाशा शुरू कैसे हुआ? अपने वायरल होने की खबर सुन जैन ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। सीईओ, एक्चुअली आपको आते वक्त ऑफिस के बाहर स्टाफ ने देख लिया था, उन्हें आप किसी सेलिब्रिटी की तरह लगी, तो किसी एक स्टाफ ने आपको फोटोज ले रही, फिर जब सेक्रेटरी मिस ब्रिटनी को पता चली तो उसने सबको बता दिया कि आप इस कंपनी की सीईओ है, और ये बात स्टाफ से व्हाट्सएप ग्रुप और वहां से सभी जगह फैल गई। आई सो सॉरी सीईओ, केविन ने माफी मांगते हुए कहा। केविन की बात पर जैन का माथा पूरी तरह घूम गया। बिन बुलाए यूं मुसीबत को अपने दरवाजे पर देख उसे गुस्सा आ गया। केविन, इस कंपनी का स्टाफ काम करने के लिए है या फिर गॉसिप करने के लिए यहाँ चल क्या रहा? अगर यहाँ के स्टाफ को कपड़े डिजाइन करने के बजाय गॉसिप बनाने में मजा आता है तो उनसे कहो कि सभी पेपरात्सी ज्वाइन कर ले, जैन ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा। एक पल के लिए उसकी शक्ल घूरने के बाद उसने वापस से बोलना शुरू किया। अभी फिलहाल के लिए तुम अभी के अभी जाओ और इंटरव्यू सेट करो, मैं आधे घंटे के अंदर मीडिया के साथ बात करूंगी, और इस बार ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना, और एक बात, गॉसिप करने वाले सभी लोगों की लिस्ट निकालकर उन्हें वार्निंग दो, उनसे कहो कि ये आखिर बार है जब उन्होंने ये बातें फैलाने का काम किया, अगर आइंदा मुझे ये सब सुनाई दिया तो ये उनका आखिरी दिन होगा, समझ गए तुम? जैन ने गुस्से से कहा और केविन को जाने को कह दिया। जैन को गुस्से में देख केविन बेचारा यस मैम कहते हुए वहां से निकल गया। केबिन से बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली और रिपोर्टर्स के साथ मीटिंग सेटअप करने में बिजी हो गया। जैन आधे घंटे बाद केविन की कॉल पर अपनी ऑफिस की मेन हॉल में आई तो वहां केविन ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। जैन ने पीटर और फ्रेडरिक के साथ जैसे ही वहां इंटर किया, जैन को वहां देख बहुत से लोग हैरान हो गए। इतने सालों बाद जैन को वहां देखकर सब लोग हैरान थे, स्पेशली वो लोग जो जानते थे जैन कौन है और उसके और जैक्सन के बारे में जानने वाले लोग, और जो लोग नहीं जानते थे उन्हें जैन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे तो आप सब जानते, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम जैन है और इस कंपनी की सीईओ हूँ। मैंने सुना मीडिया को मुझसे कोई सवाल पूछने हैं, तो प्लीज़ आप अपने सवाल कर सकते, और ध्यान रखिए मुझसे वही सवाल कीजिएगा जो इस कंपनी से रिलेटेड हो, क्योंकि आपके और मेरे दोनों के पास वक्त कम है। प्लीज़ कंटिन्यू, जैन ने कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े होकर कहा।
स्टेज पर खड़ी खूबसूरत जैन और उसका एक अलग ही ऑरा देखकर फ्रेडरिक और पीटर दोनों हैरान रह गए। आज की और पीछे 3 साल पहले की जैन में जमीन आसमान का अंतर था। सामने खड़ी काम एंड कॉन्फिडेंट जैन को देखकर उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जैन को काम एंड कंपोज ऑरा देखकर वहां खड़ी मीडिया भी शांत हो गई। कुछ देर के लिए तो सबके बीच खामोशी सी आराई छा गई, ऐसे जैसे जैन ने कोई प्रवचन दिया हो जिसे सुनकर ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई हो। मिस जैन, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। हाय, मैं रिचर्ड हूँ, द टाइम्स से आया हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पिछले 3 सालों से कंपनी में नहीं थी। क्या आपको पता था कि आपकी कंपनी आपके पीछे प्लेजरिज्म कर कंपनी चल रही है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक रिपोर्टर ने जैन से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर जैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मिस्टर रिचर्ड, आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा था, पर उस सवाल के साथ साथ आप हम पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं। आप जानते हैं, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये प्लेजरिज्म हमारी कंपनी ने किया है या नहीं। फिर आपने तो सीधा ही कह दिया कि ये कंपनी प्लेजरिज्म पर चल रही। क्या आप जानते हैं ऐसी झूठी अफवाहों को हवा देने का अंजाम क्या हो सकता है? आप तो रिपोर्टर है, आप तो जानते हैं ना मीडिया की ताकत क्या है। जैन ने रिचर्ड की आंखों में देखते हुए कहा। तो जैन के तीखे सवाल से उसने अपनी नजरें झुका ली। रिचर्ड को खामोश देख जैन बाकी रिपोर्टर्स की तरफ मुखातिब हो गई। जेंटलमैन्स, आप सब यहाँ आए इसके लिए शुक्रिया, पर एक बात मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे अफवाहों से सख्त नफरत है और मैं चाहूंगी कि कोई भी किसी भी प्रकार की झूठी अफवाहें न फैलाए। जिस कंपनी ने हम पर केस फाइल किया है उनके खिलाफ हमने आज ही कोर्ट में केस फाइल किया है। जल्दी सुनवाई की तारीख मिल जाएगी, तब तक आप सब इंतजार कीजिए। सच्चाई जल्द आपके सामने होगी। धन्यवाद। जैन ने बाकी रिपोर्टर्स को मौका दिए बिना कहा और वहां से एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, वहां खड़े एक रिपोर्टर का फोन बज पड़ा। जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, वह जोर से चिल्ला उठा। What you mean? क्या कहा तुमने? किसका एक्सीडेंट हुआ है? आर यू सीरियस? तुम्हारा मतलब है कि प्लेन क्रैश हुआ है? वाल्टर ग्रुप का ओनर भी उसमें था। ये तो बहुत बड़ी न्यूज है, मैं अभी आ रहा हूँ, वो चिल्लाता हुआ बोला। उसकी बात पर वहां खड़े सारे लोग शॉक रह गए। जितने रिपोर्टर वहां खड़े थे सब 1 मिनट में वहां से हवा की तरह गायब हो गए, सिवाय जैन, पीटर, फ्रेडरिक और केविन के। उस रिपोर्टर की बात ने जैन को पूरी तरफ हिला के रख दिया, यहाँ तक कि उसके पैर लड़खड़ा उठे। उसे इस हालत में देख फ्रेडरिक और पीटर उसे उसके ऑफिस लेकर चले गए। 138 जेन्स रिग्रेट्स। जैन को जब तक कुछ समय आया वो ऑफिस के बाहर थी। उसने केविन के हाथ से चाबी ली और ऑफिस की गाड़ी को लेकर वहां से माउंटेन विला की ओर निकल गए। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। कहाँ तो वह इतने सालों बाद जैक्सन से मिलने का सोचकर आई थी, मगर यहाँ आते ही उसके साथ ये हादसा होते देख उसे पछतावा हो रहा था इस बात का कि काश वह पहले आ जाती। जैन बदहवास सी गाड़ी चलाते हुए माउंटेन विला पहुंची तो घर के बाहर काफी भीड़ खड़ी थी। जैन ने विला की पार्किंग एरिया में जल्दी से गाड़ी पार्क की और सीधे अंदर चले गई। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, अंदर का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ था। घर के लुक से लेकर वहां आए लोग सब अनजान नजर आ रहे थे। उन अनजान लोगों के बाद बीच में कोई जाना पहचाना चेहरा ढूंढती हुई वो हॉल में आकर खड़ी हो गई, पर सिवाय एक चेहरे के उसे कोई भी चेहरा जाना पहचाना नहीं लगा। उस इकलौते जाने पहचाने चेहरे को वहां देख जैन ग्रैंडपा कहती हुई उनके सामने जा खड़ी हुई। अपने पीछे से आती ग्रैंडपा की आवाज सुन ग्रैंडपा वाल्टर जैसे ही पीछे मुड़े, जैन को वहां देखकर वह हैरान रह गए। अपनी लाठी के सहारे वह सोफे से उठकर जैन की तरफ आ गए। जैन, इज दैट यू? यू आर हियर? आई एम नॉट ड्रीमिंग राइट? जैन को वहां उन्होंने खुद के चश्मे को एडजस्ट करते हुए सवाल किया और जैन के जवाब देने से पहले ही उन्होंने जैन को गले से लगा दिया। फाइनली तुम वापस आ गई जैन, मुझे तो लगा था तुम वापस भी नहीं आओगी। जानती हो तुम्हारे बिना हमारे लिटिल ऑथर का क्या हाल था, यहाँ तक जैक्सन भी उदास था, पर अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। वह जैन को गले लगाए नॉन स्टॉप बोलते चले गए। ग्रैंडपा वाल्टर की आवाज में उदासी देख जैन की आंखें भी भर आई। 3 साल पहले लिया अपना फैसला उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था।
हालांकि उस वक्त उसे जो सही लगा था उसने वही किया, मगर आज इतने सालों में लौटने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ पीछे ही छूट गया हो। अपने ही घर में खड़े होकर अजनबीपन सा महसूस कर जैन की बॉडी सिहर उठी। जैन को शांत खड़े देख जैन को खुद से दूर कर दिया और उसका हाथ थामे उन्होंने कहा, जैन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैक्सन ठीक होगा, मैं उसे जानता हूँ, वह इतना कमजोर नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ग्रैंडपा वाल्टर ने जैसे ही कहा उनकी बात पर पीछे से किसी ने तुरंत जवाब दिया, ग्रैंडपा हाउ कैन यू से दैट, जैक्सन का अभी तक कुछ नहीं पता है और आप कह रहे हैं सब ठीक है, एक 24-25 साल की लड़की ने उनकी ओर देख गुस्से से कहा। जैन ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी वो उसकी तरफ मुड़ गई। अंदर आने के बाद से उसने अनजान होने की वजह से किसी की तरफ देखा नहीं था। अब जब गौर से देखा तो उस लड़की को देखकर उसे लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। जैन ने दिमाग में जोर डालते हुए याद किया तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़की थी जिसे उसने कुछ दिन पहले जैक्सन के साथ न्यूज में देखा था। सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जिसने सबके सामने जैक्सन से कहा था कि वह जैक्सन को पसंद करती है। हालांकि जैक्सन ने उसे उसी समय रिजेक्ट कर दिया था, मगर अपने सामने उसकी शक्ल देखकर जैन के चेहरे का रंग बदल गया। डोल्सी ब्राउन, माइंड योर लैंग्वेज, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर एक दूसरे शख्स ने कहा। आई एम सॉरी सीनियर सर वाल्टर, मेरे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उस शख्स ने ग्रैंडपा से माफ़ी मांगते हुए कहा। जाने दो मॉर्गन, अभी मेरा इस बहस पर पढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरी डॉटर इन लॉ आई है तो मेरा मूड ठीक है, उन्होंने जैन की तरफ देखते हुए कहा और जैन का हाथ पकड़ लिया। जैन, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ, तुम शायद सबसे पहली बार मिल रही हो। दरअसल जब तुम्हारी जैक्सन से शादी हुई तो तुम जानती ही हो घर के हालात इतने ठीक नहीं थे और जैक्सन का तो तुम्हें पता ही, उसे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। खैर इनसे मिलो ही, इस मॉर्गन ये हमारे फैमिली फ्रेंड है एंड ये इनकी डॉटर है डोल्सी। ग्रैंडपा ने जैसे ही कहा जैन ने उनकी तरफ देख हल्के से सिर झुका दिया। एंड मॉर्गन, ये मेरी डॉटर इन लॉ जैन है। जैन के बारे में तुम पहले ही जानते हो, ये जैक्सन की वाइफ और लिटिल ऑथर की मदर है, उन्होंने जैन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। उनके जवाब में मॉर्गन ने भी जैन की तरह फीका सा मुस्कराते हुए हेलो कह दिया, मगर डोल्सी के चेहरे का रंग पूरी तरह फीका पड़ गया जब उन्होंने जैन को डॉटर इन लॉ कहते हुए इंट्रोड्यूस कराया। डोल्सी बचपन से जैक्सन से प्यार करती थी, लेकिन जब उसने प्रपोज करना चाहा तो जैक्सन ने उसे बार बार मना कर दिया। उसे लगा आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वह मान ही जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 साल पहले जब उसे पता चला जैक्सन ने शादी कर ली है तो वो पूरी तरह पागल हो उठी। वह जैक्सन को ढूंढते हुए वेस्ट सिटी आई तो पता चला जैक्सन की वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके जाने से डोल्सी को फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, इसीलिए वह पिछले 3 सालों से पूरी कोशिश भी कर रही थी और जैक्सन के करीब रहने के, पर जैन के आने से एकदम से उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। डोल्सी को जैन को घूरते देख मॉर्गन ने उसे डांट दिया। उसकी डांट सुनकर वह मुंह फुलाए वहां से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद ग्रैंडपा ने उसे बाकी सबसे भी इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ ब्राउन फैमिली के साथ साथ जैक्सन की मॉम की साइड वाले और उनके अंकल आंटी की फैमिली भी मौजूद थी। उन सब से मिलकर जैन पूरी तरह परेशान हो गई। जैन के दिमाग इस वक्त सिर्फ एक चीज़ चल रही थी और वो जैक्सन था। उसे वहाँ ना देख वो बुरी तरह बेचैन थी, ऊपर से बेवजह के रिश्तेदारों को वहाँ देख उसका अपसेट हुआ मूड और अपसेट हो गया। जैन ग्रैंडपा से जैक्सन की सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जैक्सन के फादर और उसके सेकंड अंकल जो कि आर्मी जनरल है, वह अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने गए हैं। उनके मुंह से ढूंढने जाने का सुनकर जैन को थोड़ा राहत मिली। वह ग्रैंडपा वाल्टर को आराम करने का कहकर वहां अपने कमरे में चली गई। जैन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा पूरा का पूरा कमरा वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी, सिवाय उसकी कुछ फोटोज के तो शायद उसके जाने के बाद जैक्सन ने लगाई थी। अपनी उन फोटोज और पुरानी यादों को याद कर जैन की आंखों में आंसू आ गए। जैन ने आंखों में आंसू लिए अपनी आंखें बंद कर दी और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद जमीन पर आ गिरी। पर इससे पहले कि दूसरी बूंद गिरती, 2 नन्हे हाथों ने आकर उसके आंसू पोंछ लिए।
जैन को जैसे ही किसी के हाथों को एहसास हुआ उसने आंखें खोल दी, मगर अपनी आंखों के सामने खड़े शख्स को देखकर वह ना चाहते हुए भी फिर से रो पड़ी। अर्थ माय बेबी। जैन ने ऑथा को कसकर गले लगा लिया। उसे गले लगाए वह और कमजोर पड़ गई। मॉम। जैन को रोते देख ऑथा ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और अपने हाथों से जैन के चेहरे पर आए आंसू पोंछ दिए। मॉम स्टॉप क्राइंग। डैड ठीक है, डैड को कुछ नहीं हुआ है। मैं जल्दी ही उन्हें ट्रैक कर लूंगा, आप चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। जैन को रोते देख ऑथा ने उसे समझाते हुए कहा। जैन ने जैसे ही यह सुना उनकी नज़रें ऑथा के चेहरे पर आकर रुक गई। 3 साल पहले जिस 5 साल के नन्हे ऑथा को वह छोड़कर गई थी वो कहीं नहीं था, यहाँ तक कि उसका चेहरा, उसकी हाई सब बदल गई थी सिवाय उन ग्रे ब्राउन आंखों के जो सेम उसकी जैसी थी। उसे इतना बदला हुआ देख जैन के दिल में एक टीस सी उठ गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया। थैंक यू सो मच हनी, मम्मा इज फाइन, ओके डोंट वरी अबाउट, आई विल बी फाइन। जैन ने उसे वापस से अपने गले लगाते हुए कहा, ऐसे जैसे उसके हर एहसास को अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। जैन को इस तरह खुद को कसकर गले लगाते देख ऑथा ने कुछ नहीं कहा। बदले में उसने भी अपनी नन्ही सी बाहें जैन की गर्दन में डाल दी। आई मिस यू सो मच मॉमी, मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। आई मिस यू टू हनी, मैंने भी आपको हर दिन बहुत मिस किया। एंड आई सॉरी अबाउट लास्ट टाइम, आई होप यू डोंट ब्लेम मॉमी फॉर दैट। आई एम सो सॉरी हनी। ऑथा के गले लग जैन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। उस दिन जो हुआ था वो उसके गुस्से की वजह से हुआ था। उस वक्त जैन खुद भी नहीं जानती थी कि वो वापस लौटने से इतना क्यों डर रही थी, पर अब उसे पछतावा हो रहा था ये सोचकर कि काश वह पहले ही लौट आती। डोंट बी सॉरी मॉमी, मैं जानता हूँ आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था और मेरा भी नहीं, मैं बस डैड को अपसेट नहीं देखना चाहता था। उस दिन जब आपने कहा कि आपके आने का कुछ पता नहीं है, डैड अपसेट लग रहे थे, इसीलिए मैं आपसे गुस्सा था, बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी मॉमी। जैन की बात पर लिटिल अर्थ ने उल्टा सॉरी बोलना शुरू कर दिया। ऑथा के सॉरी पर जैन कुछ कहती इससे पहले ही ऑथा के हाथ में पहनी घड़ी में अलार्म बजने लगा। अपनी स्मार्ट वॉच में अलार्म बजते देख वह चिल्ला गया, मॉम लुक इट, डैड इज अलाइव। डैड ठीक है, वह ठीक है, मैं अभी उन्हें ट्रैक करता हूँ। ऑथा जैन को वहीं छोड़कर अपने कमरे की ओर भागते हुए बोला। उसे ऐसे भागते देख जैन भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चली गई। 139 जैन इज मिसिंग हिम। जैन ऑथर के पीछे पीछे कमरे में आई तो तब तक ऑथर सिस्टम के आगे बैठा हुआ था। सामने स्क्रीन पर कुछ डाटा शो कर रहा था और कीबोर्ड में उसके नन्हे हाथ कंटिन्यूअसली चल रहे थे। जैन ने गौर से स्क्रीन पर देखा तो उसे समझ आया कि ऑथर किसी चीज को हैक कर उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा करते देख जैन को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, हालांकि यही बात अगर 3 साल पहले हुई होती तो उसे शौक जरूर लगता, मगर इन 3 सालों में उसे काफी कुछ समझ आ चुका था। पहले तो शायद उसे पता भी नहीं था कि ऑथर ये सब चीजें भी जानता है, मगर धीरे धीरे वह समझ चुकी थी कि उसका लिटिल अर्थ उसके बिना भी बहुत कुछ जानता है जो शायद वह खुद भी नहीं जानती थी। 3 साल पहले जब उसने लिटिल अर्थ को जैक्सन के पास छोड़ने का फैसला किया था, उसके पीछे की एक वजह ये भी थी, वह जानती थी कि अगर कल के दिन वह वहाँ नहीं भी होगी तो लिटिल अर्थ खुद को संभाल सकता है, इसलिए खुद को मजबूत कर उसने उसे यहीं रहने देने का फैसला किया था। ऑथर को अपने आप में बिजी देख जैन पीछे जाकर बैठ गई और अपना फ़ोन निकालकर उसने किसी को मैसेज टाइप करना शुरू किया। मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, इसे ट्रैक करो और आधे घंटे के अंदर मुझे इस नंबर की लोकेशन बताओ, और हाँ, रेस्क्यू टीम को कहो कि वो रेडी रहे, हमें शायद जल्दी निकालना होगा। जैन ने अपने फ़ोन पर काल नाम से सेव की एक नंबर पर मैसेज सेंड कर दिया। जैन के मैसेज भेजते ही तुरंत दूसरी तरफ से रिप्लाई आ गया, काल रॉजर, मैं तुम्हें आधे घंटे में बताता हूँ और टीम रेडी है, तुम बता देना कब निकालना है, हम रेडी है। उसने ओके के इमोजी के साथ जवाब दिया। उसका जवाब पढ़कर जैन के चेहरे के एक्सप्रेशन पहले से थोड़ा रिलैक्स हो गए, पर तुरंत ही उसे कुछ याद आया।
और उसने एक और मैसेज टाइप कर लीना के नंबर पर भेज दिया। लीना, तुम्हें कल ही वेस्ट सिटी आना होगा, सॉरी थोड़ा अर्जेंट है बट आई नीड यू हियर राइट नाउ, कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसीलिए मुझे सिटी से बाहर जाना होगा, तुम यहाँ आकर पीटर और फ्रेडरिक से मिलो, वह तुम्हें समझा देंगे क्या करना है। जैन ने एक लंबा सा मैसेज टाइप कर लीना को भेज दिया। वह मैसेज सेंड कर ऑथर से पूछने के लिए उठी ही थी कि ऑथर के सिस्टम पर जोर जोर से वाइब्रेशन का S0 अंड बजने लगा गया और देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर उसकी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट से फिर होम पेज पर आकर रुक गई। उसकी स्क्रीन को देखकर जैन समझ गई कि उसका सिस्टम क्रैश हो गया था और वह जो लीड ढूंढने की कोशिश कर रहा था वह बेकार हो गया था। जैन ने आर्थर को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया था। उसे इतना अपसेट होता देख जैन ने उसे गले लगा लिया। इट्स ओके हनी, मम्मा डैड को ढूंढ लेंगी, डोंट वरी एंड ग्रेट ग्रैंडपा है ना, उन्होंने प्रॉमिस किया है वह डैड को ढूंढ कर ले आएंगे, सो ट्रस्ट मी ओके, जैन ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा। जैन की बात पर लिटिल अर्थ के चेहरे पर हंसी आ गई। पिछले कई घंटों से वह किस दौर से गुजर रहा था सिर्फ वही जानता था। कुछ घंटे पहले जैसे ही न्यूज उसे पता चला उसकी मॉम वापस आ गई है, वह हैरान और शॉक था। एक दिन पहले गुस्सा होने की वजह से उसने अपनी मॉम से बात नहीं की थी, पर उनके आ जाने की खबर ने उसे खुश कर दिया। पर उससे भी ज्यादा वह अपने डैड के बारे में सोचकर खुश हो गया। उसे लगा कि उसके डैड के चेहरे पर अब स्माइल आ जाएगी। वह स्कूल से घर आने तक पूरे रास्ते बेचैन था, पर जैसे ही घर आया तो उसके डैड के प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसे पूरी तरह डरा दिया। उसने जैन को कॉल करने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद था। ऐसी सिचुएशन में उसके पास कुछ रास्ता नहीं बचा तो वह खुद ही अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अपने हाथ में पहनी घड़ी के ट्रैकर की मदद से जो जैक्सन ने उसे पहनाई थी उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि हर वक्त वह उसे ट्रैक कर सके। पिछले 3 घंटों से वह उस अननोन प्लेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा, मगर अपनी पूरी मेहनत एक झटके में बर्बाद होते देख उसकी हिम्मत भी टूट गई। जैन बात से वह और जोर से रोने लग गया। उसे ऐसा रोते देख जैन का भी दिल भर आया। उसने कुछ देर तक बिना कुछ कहे उसे रोने दिया। कुछ देर बाद उसका रोना शांत हुआ तो जैन ने उसे अपने सामने बिठा दिया और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अर्थ, माय लिटिल बेबी, इट्स ओके, यू डिड अ गुड जॉब। आपको इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, आई एम हियर हनी, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। योर मदर इज कैपेबल नाउ, सो यू डोंट नीड टू फील सो मच प्रेशर। आई नो पास्ट में आपने अपनी माम की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्ती किया और बचपन में ही आप मेरी वजह से बड़े बन गए। आपने छोटा होते हुए भी सब कुछ संभाला, पर बट नॉट एनीमोर हनी, नाउ योर मॉम इज कैपेबल इनफ टू लुक आफ्टर यू एंड योर डैड, सो यू डोंट नीड टू वरी। जैन ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा और उसका सिर अपनी गोद में रख दिया। अपनी मॉम की गोद में लेटे लेटे अर्थ आंखों में आंसुओं लिए ही सो गया। बचपन से लेकर अब तक पहले जैन और फिर जैक्सन की फिक्र करते करते कब वह बड़ा हो गया उसे खुद भी समझ नहीं आया। पर था तो वह बच्चा ही, उसके लिए भी इतना प्रेशर सहना आसान नहीं था। हालांकि उसे अब तक पूरी कोशिश की थी, मगर अपनी माँ के सामने खुद को रोक नहीं पाया। लिटिल अर्थ की हालत देख जैन की आंखों में भी आंसू आ गए। अपनी आंखों के कोनों पर आए आंसू को पोंछकर उसने ऑथर को बेड पर सुला दिया और बेड सीट उड़ाकर वह वापस अपने कमरे में आ गई। जैन अपने कमरे में आई तो एक बार फिर वह जैक्सन के ख्यालों में गुम हो गई। सामने दीवार पर लगी उसकी और जैक्सन की बड़ी सी फोटो फ्रेम के सामने जाकर वह खड़ी हो गई। तुम कहाँ हो जैक, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना वह डरा हुआ है, प्लीज वापस आ जाओ जैक्सन। वह जैक्सन के चेहरे को सहलाते हुई बोली। जैन कुछ सेकंड के लिए जैक्सन के चेहरे जो घूरती
रही जब तक कि फोन पर आ रहे मैसेज की रिंगटोन ने उसका ध्यान नहीं खींचा। मैसेज की बीप सुनकर जैन ने अपनी पॉकेट से तुरंत अपना फोन निकाल लिया और उस पर आए मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। जैन बिना एक पल गवाए गाड़ी की चाबी लेकर वहां से बाहर निकल गई। 140 हु वॉज बिहाइंड द प्लेन क्रैश। 1 घंटे बाद जैन काल और उसकी रेस्क्यू टीम के साथ उनके प्राइवेट जेट में थे। दरअसल काल को जैक्सन के नॉर्थ सिटी में मिलने के क्लू मिले थे, जिसके बाद वो लोग नॉर्थ सिटी के लिए निकल गए थे। हालांकि सबूत पक्के नहीं थे, पर जैक्सन को ढूंढने की उम्मीद में जैन नॉर्थ सिटी के लिए निकल गई। काल, तुम्हें यकीन है लोकेशन वहीं की है? मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है। अगर जैक्सन नॉर्थ सिटी में होता तो अब तक ग्रैंडपा वाल्टर पता लगा चुके होते। ऐसा नहीं हो सकता कि जैक्सन ग्रैंडपा वाल्टर के होम टाउन में हो और इस बात की खबर ग्रैंडपा को ना हो। काफी देर से काल द्वारा दी गई रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद जैन ने सवाल किया। जैन का सवाल सुन काल उसकी तरफ मुड़ गया। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। काल ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। काल के जवाब में जैन होप सो कहने ही वाली थी कि जेरी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। काल, जैन, आई गॉट समथिंग, इसे देखो। जेरी ने अपना आईपैड जैन की तरफ बढ़ा दिया। जैन ने उसके साथ से टैब लेकर उस वीडियो को देखना शुरू किया तो उसे देखकर वह भी शॉक हो गई। वह वीडियो जैक्सन के प्लेन क्रैश की थी। किसी पैसेंजर ने प्लेन क्रैश होने से पहले बनाई थी। उस वीडियो में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर जैन पूरी तरह शॉक रह गई। सेरन का वहां होना जैन को और हैरान कर रहा था। पिछले 3 सालों में जैन को सेरन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बहुत कोशिश की उसका पता लगाने की, पर क्लारा की मौत के बाद सेरन गायब थी। लेकिन प्लेन क्रैश के ठीक पहले उसका उसी फ्लाइट में होना अजीब था, यहाँ तक कि उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में भी उसका नाम नहीं था। काल, समथिंग इज रॉन्ग। मुझे लगता है कुछ तो यहाँ मेजर गड़बड़ है। ये फ्लाइट एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर क्रैश करवाई है, जैन ने सीरियस टोन में कहा और वह जेरी की तरफ पलट गई। जेरी, मुझे तुमसे एक काम है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि जैक्सन का अभी हाल फिलहाल में किस किस से एनकाउंटर हुआ? आई मीन ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। जैक्सन के हाल फिलहाल की सारी मीटिंग के बारे में पता लगाओ, और हाँ, सेरन के बारे में भी तुम्हें नए सिरे से देखना होगा। मुझे लगता है इस प्लेन क्रैश का कुछ ना कुछ लेना देना तो सेरन से है। ओके बॉस के, गिव मी सम टाइम, मैं पता लगाकर बताता हूँ। जेरी जैन को हाँ कहकर वहां से वापस अपनी सीट पर चला गया। तारानकिन माथा क्लब में थी जब उसे जैक्सन के प्लेन क्रैश होने की खबर मिली। जैक्सन का अचानक प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसे खुश और हैरान दोनों कर दिया। खुश होना तो खैर उसका लाजमी था, मगर हैरान इसलिए हो गई क्योंकि कल ही उसके सामने क्लिस्टन ने कहा था कि वो कुछ करने वाला है, मगर वो इतनी जल्दी जैक्सन को अपने रास्ते से हटा देगा ये उसने भी नहीं सोचा था। जैक्सन के डेथ हो जाने की खुशी में माथा पार्टी पोस्टपोन कर वहां से अपने घर के लिए निकल गई। माथा घर पहुंची तो क्लिस्टन अपने कमरे में था। वह अपने कमरे में चहलकदमी करता हुआ किसी से बात कर रहा था। उसे अपने कमरे में ही देख माथा बिना नॉक किए ही सीधे अंदर चले गई। क्लिस्टन, थैंक यू सो मच, यू आर माई रियल ब्रदर। तुमने आखिरकार मेरा बदला ले लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने उस जैक्सन को हमारे रास्ते से हटा दिया है। अब मेरा माइकल रिलीज हो जाएगा। माथा बिना क्लिस्टन की तरफ देखे बोलती चली गई। कुछ देर बाद जाकर उसने क्लिस्टन की तरफ देखा तो क्लिस्टन का पूरा मुंह बुरी तरह उतरा हुआ था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे ऐसे देख माथा ने तुरंत सवाल किया, क्लिश व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम इस बात से खुश क्यों नहीं हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने नहीं बल्कि जैक्सन ने मेरे सारे आदमियों की डेड बॉडीज को पार्सल कर मेरे अड्डे पर भेजा है, और उसके साथ धमकी भी दी है कि वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है मुझे खुश होना चाहिए? माथा की बात पर क्लिस्टन चिल्ला उठा। माथा ने ये सुना तो वह भी शॉक रह गई। व्हाट यू मीन क्लिस्टन, क्या मतलब है कि जैक्सन और उसके आदमी, वह तो मारा गया है ना, फिर वह कैसे तुम्हारे आदमियों को मार सकता है? मुझे नहीं पता माथा कि जैक्सन जिंदा है या नहीं, पर उसके आदमियों ने मेरे सभी लोगों को मार दिया है।
और उन सबकी डेड बॉडी के साथ वार्निंग लिखी हुई है, जबकि क्लिस्टन कहते कहते रुक गया। क्लिस्टन को यूं बीच बात के दौरान रुकते देख माथा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने तुरंत सवाल किया, जबकि क्या क्लिस्टन, ऐसा क्या हुआ है जो तुम छिपा रहे हो? सच सच बोलो, मुझे हुआ क्या है और तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्लिस्टन के डर फीके पड़े चेहरे और उसे इस तरह रुक रुक कर बात करते देख माथा को उस पर शक हो उठा। माथा के सवाल पर क्लिस्टन कुछ देर के लिए चुप हो गया, मगर माथा का घूरना फिर भी बंद नहीं हुआ तो उसने मजबूरन मुंह खोलना पड़ा। जैक्सन का एक्सीडेंट मैंने नहीं किया है माथा, मैं करने वाला था। इनफैक्ट मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, पर ये सब मैंने नहीं किया है। इसमें मेरा नहीं, किसी और का हाथ है। क्लिस्टन ने जैसे ही कहा, माथा का फ़ोन रिंग करने लगा। माथा ने पर्स की पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल था। ऐसे डिस्कशन के बीच में कॉल देख उसने डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे ही टच किया, वह डिस्कनेक्ट होने के बजाय कॉल रिसीव हो गया। हेलो, क्या माथा फोर्ड बात कर रही है? मैं सेंट्रल जेल से इंस्पेक्टर विल्सन बात कर रहा हूँ। मैम, अपने आप को ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपका बेटा माइकल कस्टडी से भाग चुका है। वो कहाँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर वह आपको कनेक्ट करे तो मुझे तुरंत सूचना दे। इंस्पेक्टर ने एक सेंटेंस में अपनी बात कहकर फ़ोन कट कर दिया। पुलिस की बात सुन माथा को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। कॉल कट होने के कुछ सेकंड बाद उसे होश आया तो वह वापस से क्लिस्टन की तरफ मुड़ गई। क्लिस्टन फोर्ड, तुम जानते थे कि वो माइकल पुलिस कस्टडी में नहीं? यू न्यू ऑल अलॉन्ग, एम आई राइट? क्या ये सब उसने किया है? क्या माइक ने जैक्सन का प्लेन क्रैश करवाया है? क्लिस्टन, माइक कहाँ है? माथा उसकी तरफ देखते हुए बोली और उसके कहने से पहले ही खुद ही बोल पड़ी। लीव इट, मैं उसे खुद ही ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी, मैं जानती वो मुझे कहाँ मिलेगा। माथा खुद से बड़बड़ाते वहाँ से निकल गई।